कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। कल हम लोगों ने एक चैप्टर फैक्टर को पढ़ लिया था, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज से आपको स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आजकल सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। ज्यादा पंचायत ना करते हुए मैं सीधे चालू करता हूं चैप्टर को। बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। फिर से कहूंगा, देखते रहना, पेन पेंसिल लेके बैठना, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लोगे काम नहीं चलेगा। चीजों को लिखते जाना। अगर ज्योमेट्री आपको पढ़नी है तो पूरा आपको एक एक अक्षर नोट करना होगा, साथ में नोट करते जाना, तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ज्योमेट्री के लिए आपको सबसे पहले आपको बेसिक समझना होगा, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं पता होंगी तो आप पढ़ोगे क्या कि सर किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारा खेल परिभाषाओं का ही है, सारा खेल परिभाषाओं का है। तो आप एक एक चीज मेरे साथ देखते जाओ, एक एक चीज लिखते जाओ, नोट करते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा। हो सकता है कि आपका जब को ऐसा लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों वाली चीजें, पर ये बच्चों वाली चीजें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन्हें नहीं समझा तो समझ में नहीं आएगा कि आगे करना क्या है। बिल्कुल बेसिक से चालू करूंगा, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले बात करते हैं बिंदु की, पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है? तो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन। पॉइंट का मतलब है एक ऐसा वृत्त, अब ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, बिल्कुल छोटा सा लगा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा। एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, पॉइंट कहलाता है। कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वृत्त भी कह रहे हो, त्रिज्या भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही बात है बेटा, इसीलिए पॉइंट यानी कि बिंदु की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती है, परिभाषित करना भी मुश्किल होगा इसको। तो आप बात को समझिए, एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, बहुत छोटा, माइक्रो मिली सेंटीमीटर का हो सकता है, बिल्कुल छोटे से छोटा, लेकिन उसकी भी त्रिज्या होगी, त्रिज्या तो उसकी भी होगी। तो बेटा परिभाषित करना बहुत मुश्किल है बिंदु को, लेकिन इतना समझ लीजिए, एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो वो कहलाता है बिंदु। क्या कहलाता है? बिंदु। समझते जाना बेटा, एक एक डेफिनेशन को, साथ बने रहना, सब कुछ समझ में आएगा। दूसरा है आपके लिए समतल। क्या होता है समतल? प्लेन। क्या होता है प्लेन? बात समझना, जब बहुत सारे बिंदु में इस पे ऐसे ऐसे बिंदु बना दूं, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऐसे बहुत सारे मैंने पॉइंट बना दिए, तो एक ऐसा सरफेस एरिया जिसे बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हो, बहुत सारे बिंदुओं से सरफेस एरिया, जिसकी कोई भी मोटाई ना हो, जिसकी कोई भी थिकनेस ना हो, जिसकी कोई भी मोटाई ना हो, वो आपके लिए प्लेन कहलाएगा। जैसे ये एक पेपर ले लेते हैं, ये एक पेपर है, ये पेपर भी एक प्लेन हो सकता है, सरफेस एरिया बिंदु बिंदु मिलकर बना है, लेकिन मोटाई तो इसकी भी होगी, कुछ ना कुछ मोटाई होगी, बहुत माइक्रो होगी, पर होगी तो बेटा मैंने कहा प्लेन की मोटाई नहीं होती, प्लेन की मोटाई, तो इसकी भी परिभाषा देना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। प्लेन मतलब जैसे अपन कहते हैं कि जमीन बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल कोई सतह है, बिल्कुल प्लेन सपाट दिखाई दे रही है, वो प्लेन है, उसकी मोटाई नहीं होनी चाहिए, क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? बात को समझते रहना, ये डेफिनेशन तो बेसिक है। अब बात करते हैं रेखा पर। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और आज का वैसे भी बेसिक वीडियो है, पहला वीडियो है ज्योमेट्री का, तो समझना जरूरी है क्या होता है कैसे नहीं होता, क्योंकि इसके बिना चैप्टर आगे समझ में आएगा ही नहीं। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। रेखा, रेखा की परिभाषा क्या है? एक ऐसी लाइन जो दोनों साइड बढ़ रही है, ऐसे डिफाइन करेंगे, एक एरो इधर, एक एरो इधर। इसकी लंबाई फिक्स नहीं है, इसकी लंबाई फिक्स नहीं है, ये इधर भी चलती जा रही है और इधर भी चलती जा रही है, कहां तक? अनंत तक। इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं है, ये अनंत तक चलती चली जा रही है, अनंत तक। तो ये आपके लिए कहलाएगी रेखा यानी कि लाइन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिखी है, अगर कोई स्पेलिंग गलत हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, मेरी स्पेलिंग बहुत गंदी है, स्पेलिंग मेरी इंग्लिश गंदी है, इस बात को समझना, मैं जानता हूं ये बात। तो लाइन का मतलब है एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई फिक्स ना हो, जिसकी लंबाई अनंत हो, जिसकी लंबाई अनंत हो, ये कहलाएगी आपके लिए लाइन यानी कि रेखा कहलाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? आपको समझते रहना, हर चीज समझाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊं आपको समझ में नहीं आए। बात करते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड की। रेखाखंड,
तो अभी मैंने आपको लाइन की परिभाषा दी थी, कि सर लाइन की परिभाषा ये थी कि ये एक ऐसी लाइन जो दोनों ओर चलती चली जाए, इसकी लंबाई फिक्स ना हो। लेकिन अगर इस लाइन में मैं कहीं पर 2 पॉइंट लगा दूं, स्टॉपर लगा दूं, विराम बिंदु लगा दूं, तो ये लंबाई, इसका मतलब है ये लंबाई फिक्स हो गई। यानी कि एक ऐसी लाइन जिसकी लंबाई फिक्स हो, अब लंबाई फिक्स वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है। एक ऐसी लाइन जिसकी लंबाई फिक्स है, अगर लंबाई फिक्स है तो वो आपके लिए रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये चीजें समझते रहना। अगर ये चीजें नहीं समझी तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है। ज्योमेट्री समझनी है तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। पेन पेंसिल लेके बैठना, पहले ही बोल चुका हूं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो फिर से कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा स्टेट लेवल के एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। आप पटवारी का, वन रक्षक का, जेल पुलिस का, जेल एसआई का, एमपीएसआई का, यूपीएसआई का, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको पढ़ाऊं और कुछ बाहर चला जाए। आपको अगर यकीन ना हो तो अभी जीडी के वीडियो बनाए थे हमने, उन वीडियो को एक बार देख लीजिए और जीडी के पेपर उठा के देखिए, पूरा का पूरा वही आया जो मैंने पढ़ाया। उससे बाहर जाएगा ही नहीं, जितना मैं बताऊंगा इससे बाहर नहीं जाएगा, यकीन मानो। ठीक है। किरण, बात करते हैं किरण की किरण क्या होती है। तो अभी आपने रेखा पढ़ी, रेखाखंड पढ़ा। रेखाखंड में 2 स्टॉपर लगे होते हैं, मतलब उसकी लंबाई फिक्स होती है। किरण में क्या होता है कि एक साइड तो स्टॉप रहता है कि भैया यहां पे स्टॉप है, और एक साइड ये बढ़ती चली जाती है, एक साइड स्टॉपर रहता है, ये कहलाती है रे या किरण। मतलब एक साइड ये अनंत तक चली जा रही है, इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं है, लेकिन एक साइड स्टॉप है, ये इसी साइड बढ़ सकती है, दोनों तरफ नहीं। रेखा आपकी दोनों साइड बढ़ती थी और किरण केवल एक ही तरफ बढ़ती है, ये कहलाई आपके लिए रे यानी कि किरण। ये इसकी एक ही दिशा होती है चलने की। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? 5 डेफिनेशन समझ में आई बेटा आपको? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंगल की। तो बेटा बात को समझना, जब 2 किरणें आपस में मिल जाएं, देखो एक किरण यहां से इस तरफ निकल गई और एक किरण यहीं इसी बिंदु से इस तरफ निकल गई, दोनों, तो जो इन दोनों किरणों को इस जगह पर मिलान बिंदु है, जिस जगह पर ये मिल रही हैं, एक ही पॉइंट से अगर 2 किरणें निकल जाएं, एक ही बिंदु से अगर 2 किरणें निकल जाएं, तो उनके मध्य बनने वाला जो एंगल है ये कोण कहलाता है, जिसको हम एंगल कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? कोण। तो दो किरणों के मिलने पर एक कोण का निर्माण हो जाता है। 2 किरणों के मिलने पर एक या एक से अधिक भी हो सकता है, अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें तो ज्यादा भी बन जाएंगे। लेकिन हम अभी इसको समझ रहे हैं कोण क्या होता है। तो जब 2 किरणें मिल जाएं, ये असीमित है, अनंत है, चलती चली जा रही हैं, तो क्या कहलाएगा आपके लिए? कोण कहलाएगा। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ रही है? देखो मैंने लिख रखा है सारी डेफिनेशनों को, जिससे कि मुझे टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि अगर मैं धीमे धीमे करवाता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि समय ज़्यादा लगे, वीडियो बहुत बड़ा हो। मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, फिर आप भटकने लगते हो। बात करेंगे कोणों की। सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल, तो बात को समझना कि भाई ऐसे बनने वाला कोण, ये कोण अगर ये थीटा है, मतलब समझना कि जो थीटा है ये आपका कोण है। थीटा क्या है? मतलब ये थीटा जो है आपका कोण है, ये 90 से तो छोटा होगा। ये जानते हैं ना साइन, जिसको 2 लड्डू वो बड़ा, जिसको 1 लड्डू वो छोटा, जिसको 2 लड्डू मिल गए वो बड़ा और जिसको 1 लड्डू वो छोटा। ये 90 से छोटा होगा, लेकिन ये 0 से बड़ा होगा। जो कोण होगा, न्यून कोण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यून कोण की। किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यून कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। न्यून कोण एक ऐसा कोण जो 90 से तो छोटा हो, लेकिन 0 से बड़ा हो। 0 और 90 के बीच में जो कोण होगा वो आपके लिए न्यून कोण कहलाएगा। देखो ये परिभाषाएं हमने अपने हिसाब से रखी हैं, नाम हमने अपने हिसाब से रखे हैं, क्योंकि नाम रखना जरूरी है। बिना नाम के किसी को कैसे बुलाओगे? ए ओ करके, ए था, बी था, ए सुनी और ऐसे नहीं। कुछ ना कुछ तो नाम रखते हैं ना हम, हमारी आदत है कि हमें जो चीज़ समझ में आती है हम उसका कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं,
टमाटर किसी का आलू, कैसे रख दिया, सुविधा के लिए रख दिया कि भाई टमाटर हमने नाम रख दिया, कोई भी बोलेगा टमाटर तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये टमाटर होता है। तो ऐसे ही हमने ये नाम रख रखे हैं इनके कि न्यून कोण क्या होता है कि एक ऐसा कोण जो 90 से तो छोटा हो पर 0 से बड़ा हो, क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। बात करते हैं समकोण की। समकोण क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि राइट एंगल का मतलब है एक ऐसा एंगल, देखो बात कर रहे हैं रे की, रे तो दोनों साइड जाएगी, रे के मिलने पे ही बनेगा। ये जो कोण है ये एक्यूरेट 90 डिग्री का हो, कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, यानी कि जो आपका थीटा होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, जो थीटा होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, वो आपके लिए समकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समकोण, यानी कि राइट एंगल कहलाएगा। याद रखना राइट एंगल एक ट्रायंगल भी होता है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले मैं बात करूंगा बिल्कुल बेसिक पर, फिर ट्रायंगल पर बात करूंगा, फिर वृत्त पर बात करूंगा, फिर चतुर्भुज पर बात करूंगा, एक एक करके बढ़ते जाएंगे। मुश्किल से 20 या 25 वीडियो बनेंगे और इसके अंदर आपकी ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। 20 या 25 वीडियो के अंदर आपकी ज्योमेट्री को मैं खत्म कर दूंगा। अभी हमारे पास ज्योमेट्री का टाइम है, पटवारी का टाइम है, तो बेफिक्र रहिए। एप्टीट्यूड के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि एप्टीट्यूड जो पटवारी देना चाहते हैं वे लोग एक काम करो, हमारे जो जीडी वाले वीडियो हैं उनको आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जो जीडी के लिए वीडियो अपलोड किए थे उनसे आपका काम हो जाएगा, उनको एक बार देख लेना। अगर समय मिलेगा तो बीच में और वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। संविधान जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, थोड़ी सी बीच में तबीयत खराब हुई थी इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया था। बात को समझते रहिए। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, बात को समझना। अधिक कोण जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं अधिक कोण को। बात को सुनना, अभी आपने पढ़ा था न्यून कोण 0 से 90 के बीच में, राइट एंगल पढ़ा था 90 डिग्री का। अधिक कोण की बात करते हैं यानी कि एक ऐसा एंगल, एक ऐसा, इधर बना देता हूं मैं, एक ऐसा एंगल इस जगह पे बन रहा है जो थीटा, मतलब कहने का ये है कि ये 90 से तो बड़ा है, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। 90 से बड़ा है, जो थीटा है आपका वो 180 से छोटा है। लेस देन 180 बट ग्रेटर देन 90। जो थीटा जो कोण है ग्रेटर देन 90 होगा और लेस देन होगा 180 डिग्री, ये आपके लिए अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल इसको हम कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? देखो अगर डेफिनेशन नहीं समझोगे तो बहुत समस्या में फंस जाओगे। डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, डेफिनेशन समझते रहना आप लोग। बिल्कुल एक एक चीज समझाऊंगा, फिर से कहूंगा ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं आपको न पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए, बस आप साथ बने रहो। सरल कोण क्या होता है, सरल कोण, बात को सुनना। सरल कोण एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण आपके लिए सरल कोण कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। सीधी रेखा पर बनने वाला कोण और इसका मान होता है 180 डिग्री। क्या होता है, एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण आपको सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहलाएगा और इसका मान 180 डिग्री होता है। इसका मान 180 डिग्री होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? डेफिनेशन एक एक समझते रहना, अगर डेफिनेशन नहीं समझोगे समझ में नहीं आएगा। बात करते हैं बृहत् कोण की, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बृहत् कोण, बृहत् कोण थोड़ा सा समझिए, रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है ये? रिफ्लेक्स एंगल। तो बेटा फिर से समझते हैं, मतलब ये और ऐसा उल्टा बन जाए, उल्टा ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये आपके लिए रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इसका जो मान होता है, जो थीटा आपके लिए बनना है, ये थीटा जो होगा, बात को सुनना, ये जो थीटा होगा, ये थीटा जो कोण बनेगा, ये बेटा याद रखना ये 270 से छोटा होगा, 270 से छोटा होगा लेकिन 180 से बड़ा होगा। ये जो कोण होगा ये 270 से छोटा होगा,
270 से छोटा होगा लेकिन 180 से बड़ा होगा, इसको हम बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ऋजु कोण भी कोई कोई कह देता है, जो भी हो, आप तो बृहद कोण याद रखो। बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल उल्टा बनता है, ये नीचे की ओर चला जाता है। तो ये 270 से छोटा होगा, 270 से छोटा होगा और 180 से बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। और एक और कोण है हमारे पास, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है? पूर्ण कोण को समझिए बेटा, पूर्ण कोण को समझिए। जब एक लाइन, एक ये रेखा थी और दूसरी जो घूमकर वापस इसी के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, इसी के ऊपर एक और रेखा आ जाए, तो ये पूरा जो घूम गई, पूरा इस बिंदु के घूम गई, जो घूम गया, ये 360 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपके लिए पूर्ण कोण होता है, ये आपके लिए पूर्ण कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण कोण कहलाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये आपको मैंने पूरे के पूरे कोण बताए, क्या क्या कोण होते हैं। तो ये तो बात कर रहे थे हम नॉर्मली कोणों की, डिग्री में नापते हैं। इसके अलावा कुछ और परिभाषाएं, उनको देख लेते हैं। देखो, एक एक चीज समझा रहा हूं, हो सकता है कि आपको अजीब लगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमें बचपन से आता है। मुझे मालूम है बेटा, आप सब लोग बहुत होशियार हो, आप सब लोग बहुत होशियार हो, आप अपनी शक्ति को पहचानो, हनुमान हो। आपने बिना समझे, बिना चीजें कुछ भी किए रट ली ये चीजों को। मुझे मालूम है आप बहुत होशियार हो, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं, मुझे समझाना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये चीजें कुछ लोगों को नहीं पता होंगी तो इसके बिना मेरी ज्योमेट्री आगे बढ़ने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। पेन पेंसिल लेके बैठना जो लोग नए हैं, ध्यान रखना। पूर्ण कोण। अब बात समझते हैं आसन्न कोण को। आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण क्या होता है? बात को समझना। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं समझना। जैसे मैं आपको समझाऊं, दो ऐसे कोण जिनमें एक रेखा, एक रे, एक किरण कॉमन हो। बात समझना। जैसे, बात को सुनना गौर से। मैंने आपसे कहा कि ये ए है, ये ओ है, ये बी है। ये ए है, ओ है और बी है। ये किरण इधर जा रही थी। बेटा बात को सुनना, बात को सुनना, नहीं समझोगे लटक जाओगे। अब इसके बीच में एक और एंगल बन गया कॉमन, ये एक और निकल गई। इसी बिंदु से अब तीन निकल गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई और एक, तो आप इसको भी कुछ नाम दे दो, पी दे दो। चलो इसको नाम दे दो पी। बात को सुनना। अब आसन्न कोण क्या है कि आपके पास दो कोण बनना है, दो कोण, एक ये बनना है और एक ये बनना है। एक ये बनना है यहां पर कोण, एक यहां बनना है। आसन्न कोण क्या है? एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इसको समझना बेटा। जब दो कोणों के बीच में एक रेखा कॉमन हो, दो कोणों के बीच में एक रेखा कॉमन हो, तो वे कोण आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं। वे कोण आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं। अच्छा एक बात सुनना, अगर मैं आपसे कहूं AOB और POB, मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छा कोण को हम ऐसे लिखते हैं, कोण को हम ऐसे लिखते हैं, तो AOB, अच्छा याद रखना, जो बिंदु बीच में होता है कोण हमेशा उस पर बनता है। जो बिंदु बीच में होता है कोण हमेशा उस पर बनता है, बीच वाले बिंदु पर। मैं कह रहा हूं कोण AOB क्या आसन्न कोण होंगे कोण POB के? कोण POB के आसन्न होंगे क्या? ये दोनों कोण आपस में आसन्न हैं क्या? ये दोनों कोण आपस में आसन्न है क्या? बताओ। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में कोई भी रेखा कॉमन नहीं है, क्योंकि जो रेखा कॉमन है वो OP है। जो रेखा कॉमन है वो क्या है? OP। तो बेटा बात को सुनना, आसन्न कोण के लिए आप बात समझिए, इस रेखा के एक कोण इस तरफ बनेगा, इस रेखा की एक कोण इस तरफ बनेगा। मेरी बात को गौर से सुनना बेटा, बात को गौर से सुनना, बात को गौर से सुनना। कॉमन रेखा कौन सी है? कि सर OP रेखा कॉमन है। इस रेखा के इस तरफ वाला कोण और इस रेखा के इस तरफ वाला कोण आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। इस रेखा के इस तरफ बनने वाला कोण और इस रेखा के इस तरफ, मतलब कोण AOP, कोण AOP आसन्न कोण होगा BOP पढ़ो या POB पढ़ो, POB भी पढ़ सकते हो, POB। देखो PO इसमें भी कॉमन है, PO इसमें भी कॉमन है। PO पढ़ो या OP पढ़ो, एक ही बात है। दोनों में कॉमन है, OP रेखा दोनों में कॉमन है। OP रेखा
ए ओ पी और पी ओ बी आपस में दोनों आसन्न हैं, तो याद रखना जो आसन्न रेखा, जो कॉमन रेखा है, एक कोण ए रेखा के इस तरफ बनेगा, एक कोण रेखा के इस तरफ बनेगा। ये दोनों आपस में, मैं अगर इसको x नाम दे दूं, इसको y नाम दे दूं, इसको y नाम दे दूं, तो x और y आपस में आसन्न कोण होंगे। सवाल कैसे बनेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, हम सवाल इन पर देखते जाएंगे। अभी मैं आपको बेसिक करवा रहा हूं, साथ में कोण सवाल करवाता जाऊंगा, तो ये बेसिक समझते जाना, क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं समझा तो ज्योमेट्री का आपको जी भी समझ में नहीं आएगा। बस समझते जाओ, पेन पेंसिल लेके लिखते जाओ। धीमे धीमे हम बढ़ते जाएंगे और सारे सवालों को करेंगे धीमे धीमे, ठीक है। एकदम कुछ भी नहीं कर सकते हम। बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण की, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बात को सुनना शीर्षाभिमुख को, बात को गौर से सुनना, मैं यहां समझाता हूं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दें, जब दो रेखा, अब ये बढ़ती चली आ रही है इधर उधर, उससे मतलब नहीं है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दें तो इनके जो आमने सामने वाले कोण बनते हैं, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखना। ये कोण आपस में, मतलब ये कोण बराबर होगा इसके। अगर मैं इसको नाम दे दूं P, Q, R और S, तो याद रखना R और S आपस में बराबर होंगे। कोण R बराबर होगा कोण S के, और ऐसे ही कोण P बराबर होगा कोण Q के। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, आपस में काटती हैं, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, उनके शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। इस बात को दिमाग में छाप लीजिए, क्लियर छाप लीजिए, वरना बहुत समस्या बनती जाएगी। एक एक चीज को समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पटवारी के लिए विशेषकर। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। आप बात को समझिए, यानी कि दो ऐसे कोण जो मिलकर 90 डिग्री बन जाएं, जो मिलकर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। मतलब बार बार किरण बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं आपके लिए रे बनाऊं, जरूरत नहीं है। मतलब एक कोण तो ये बनना है और एक कोण ये बनना है। बेटा ऐसे कोण अगर मैं इसको x मान लूं, अगर मैं इसको y मान लूं, यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग हमेशा 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री हो, तो आप याद रखिए पूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। इन दोनों का योग हमेशा 90 डिग्री होगा। गठान लगा लीजिए इस बात में, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल जरूर बनते हैं इससे। तो याद रखना पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग हमेशा 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। ये आपस में एक दूसरे के लिए पूरक का काम करते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए पूरक का काम करते हैं। दो ऐसे कोण जिनका योग हमेशा 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। बात को सुनना बेटा, बात को सुनना। दूसरी बात करते हैं समपूरक की। किसकी बात करते हैं? समपूरक की। समपूरक भी बेटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। समपूरक क्या होता है? समपूरक क्या होता है? मतलब दो ऐसे कोण, इसे कैसे करंट बन रही है, एक यहां निकल गई, एक यहां चली गई, और ये, मतलब एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। अगर मैं इसको x दे दूं, इसको नाम y दे दूं, इसको x नाम दे दूं, इसको y नाम दे दूं, तो याद रखना समपूरक यानी कि x प्लस y दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। समपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। समपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर पूरक में 90 होता है कि समपूरक में। तो आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूं कि ये पूरक है और ये समपूरक है। क्या है? हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, पूरक में ज्यादा अक्षर हैं या समपूरक में ज्यादा अक्षर हैं? पूरक में ज्यादा अक्षर हैं या समपूरक में? सर समपूरक में ज्यादा है,
तो जिसमें ज़्यादा है वो बड़ा है और जिसमें कम है वो छोटा है। जिसमें ज़्यादा अक्षर है वो उसका मान ज़्यादा है और जिसमें कम अक्षर है उसका मान कम है। ऐसे याद रख लेना। तो जिन दो कोणों का योग 180 होगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री होगा, जिन दो कोणों का योग 180 होगा, वे आपके लिए समपूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आ रही है? इतनी बात बेटा आपको मेरी समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछो, पूछने पर कोई पाबंदी नहीं है, मैं जब यथासंभव आपका आंसर भी दूंगा। संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण, देखो बात को सुनना, बात को गौर से सुनना। जैसे दो रेखाएं हैं, और ये रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर। ध्यान रखना, समांतर। समांतर को बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। यानी कि ऐसी रेखाएं जो साथ चलें कहीं ना मिलें, साथ साथ चलती चली जाएं, कहीं भी ना मिलें, कहीं भी ना मिलें, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। रेल की पटरियां, जैसे रेल की पटरियां साथ साथ चलती आती हैं, कहीं भी मिलती नहीं है, तो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगर इनमें से एक रेखा काट दे, एक रेखा काट दे, एक रेखा काट दे, तो जो रेखा काट दे ये रेखा कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा। तो अब इसमें संगत कोण क्या होते हैं? इसमें संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण को बात को समझना। ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ऐसे ही क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं? समांतर। ऐसे ही ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ये कोण बराबर होगा कि सर ये इसके बराबर होगा? बिल्कुल होगा, वो तो पहले ही पढ़ा चुका हूं। ये इसके बराबर होगा, वो तो पहले ही पढ़ा चुका हूं। शीर्षाभिमुख कोण, ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। शीर्षाभिमुख मैं कह रहा हूं कि ये कोण बराबर होगा इस कोण के और ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ये अगर मैं इसको नाम दे दूं 1 और इसको नाम दे दूं 2, इसको नाम दे दूं 3 और इसको नाम दे दूं 4, तो 1 बराबर होगा 3 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, और ऐसे ही कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है। याद रखना, समांतर रेखा या प्रतिच्छेदी करती है कोई रेखा, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। या आप ऐसे भी पढ़ लेना कि अगर दो समांतर रेखाओं में दो संगत कोण बराबर हो जाएं, दो संगत कोण बराबर हो जाएं, तो वे रेखाएं भी समांतर हो जाएंगी। अगर कोई रेखाएं, उसने समांतर लिख के नहीं दिया आपको, उसने आपको लिख के नहीं दिया कि रेखाएं समांतर हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि ये कोण आपस में बराबर हैं, अगर ये कोण आपस में बराबर हैं, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि वे रेखाएं भी समांतर होंगी। अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी, और रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। बेटा मैं एक एक बात को 3-3 बार बोल रहा हूं आपके लिए। देखो फिर से कह रहा हूं, अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा, ये बेसिक नॉलेज नहीं पता आपको, तो यकीन मानिए आप मेरा ज्योमेट्री समझ नहीं पाओगे। ज्योमेट्री समझने के लिए बेसिक आपका कंप्लीट होना जरूरी है, और उसी बेसिक को मैं आज आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। बेटा बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? फिर समझते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? देखो बात को समझना। जैसे दो रेखाएं जा रही हैं, समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? समांतर। अब इनमें से अगर कोई एक रेखा प्रतिच्छेदित कर जाए, कहीं भी कर जाए, चलो ऐसे कर गई, ऐसे, तो बेटा बात को सुनना, जहां पर जेड बनता है, देखो ये जेड जैसा, ये और ये, तो बेटा ये कोण बराबर होता है इस कोण के, ये कोण बराबर होता है इस कोण के, ये कोण बराबर होता है इस कोण के। बात समझ में आ रही है? ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ऐसे ही ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो ये जेड जैसा बनता है, ये कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो याद रखना, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल मतलब ये कोण बराबर होगा इस कोण के और ये कोण बराबर होगा इस कोण के। जब जेड जैसा बनता है तो वे कोण आपस में बराबर कहलाते हैं, और इसको बोलते हैं हम एकांतर कोण।
क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। बहुत सारी बातें मैं एक बार में बता दूंगा आपको, एक बार में बता दूंगा सारी चीजें, किसको संगत बोलते हैं, किसको एकांतर, ये समझते जाइए। एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, न्यून कोण क्या है, ये डेफिनेशन अगर नहीं पता होंगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। डेफिनेशन नहीं पता होंगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको लिख कर देगा, वो आपको उसी से सवाल करना पड़ेगा। अंतः कोण, अंतः कोण क्या होते हैं, बात को सुनना। फिर से बात करते हैं दो समांतर रेखाओं पर, दो समांतर रेखाओं पर, और इनको ये काटती है एक प्रतिच्छेदी रेखा, इनको एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है। तो बेटा बात को सुनना, ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होंगे, बराबर। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनका ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग, अगर मैं इसको x नाम दे दूं, इसको y नाम दे दूं, अगर मैं इसको x नाम दे दूं तो y नाम दे दूं, तो ये कोण एक दूसरे के अंतः कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतः कोण, इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल। और याद रखना, इंटीरियर एंगल्स का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बात भी याद रखना कि ये कोण और इस कोण दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ढंग से समझ लेना। इंटीरियर एंगल्स का टोटल, इंटीरियर एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या इतनी बात बेटा आपको मेरी समझ में आ रही है, कंफर्म समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी बात और बताता हूं, डेफिनेशन में नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूं आपको, डेफिनेशन में नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूं आपको, अलग से। ये पता तो सबको है, मुझे मालूम है, तुम सब जानते हो, सब होशियार हो, कि एक बात को गौर से सुनना। एक त्रिभुज कैसा भी बना हो, एक त्रिभुज कैसा भी बना हो, एक त्रिभुज कैसा भी बना हो, कैसा भी, किसी भी शेप में हो, किसी भी शेप में हो, लेकिन आप जानते हो कि उसके तीनों कोणों का योग, उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये एक बात आपको और पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात तो शुरू से सबको पता है, पहले दिन से। ये बात समझाने की थी ही नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये आपको पता है तो चैप्टर आपको समझ में आएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अगर इतनी बातें समझ में आई तो मैं आपके लिए 2-4 सवाल ले रहा हूं और आज के वीडियो को विराम दूंगा 2-4 सवाल, 5 सवाल करने के बाद, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अगर बेसिक पता होगा तो आपको कल से समझ में आएगा, अगर बेसिक नहीं पता होगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या इतनी बात बेटा समझ में आई आपको आज की? ठीक है, चलो तो पहला सवाल ले लेते हैं हम लोग। बिल्कुल बेसिक से चालू करता हूं। सवाल है बेटा, सवाल है बेटा, सवाल है, दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में हैं। दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में हैं। थोड़ा छोटा कह दूं, सेट कर दूं इसको। हाँ, दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में हैं, तो छोटा कोण क्या है? तो छोटा कोण क्या है बेटा? अभी मैंने आपको बताया पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण आपको अभी बताया था कि जब इस तरह के कोण बन जाएं, आपको मैंने बताया था कि पूरक के दोनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। अगर मैं कहूं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, मैंने आपको बताया था, तो एक यहां पर बनेगा और एक यहां पर बनेगा, और वो अनुपात दे रहा है 11 अनुपात। इसको 11 मानो, इसको 11 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये बात अब बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ये 11x होगा, ये 7x होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो एक 11x है, एक 7x है। 11x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री। बच्चों की तरह कर रहा हूं, वैसे करने की जरूरत नहीं है। 11 7 18x बराबर 180 डिग्री के x की वैल्यू 10 डिग्री आई, 7 में गुणा करो 70 डिग्री आपका आंसर होगा। दिया नहीं है क्या? चलो पता नहीं। 18x बराबर काय के 180 डिग्री के, सॉरी माफी चाहूंगा, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। क्षमा चाहूंगा बेटा, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण कितने होते हैं? संपूरक 180 होता है। माफी चाहूंगा। पूरक छोटा है, पूरक का 90 होता है और उसका 180 होता है। तो 90, तो बेटा 18x बराबर 90 डिग्री और x बराबर काय के बेटा 18 पंजा 90,
5 डिग्री के, x बराबर 5 डिग्री के मुझसे छोटा कोण पूछा है, गुणा 5 करूंगा तो मेरे लिए 35 डिग्री मेरा छोटा कोण होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा पूछता तो बड़े में गुणा कर देते। कंफर्म बात। अगला देखते हैं, दो संपूरक कोण हैं, दो संपूरक कोण है बेटा, और ये 2:3 के अनुपात में है। संपूरक कोण है और ये 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। तो वो पूछ रहा है कि कितने कितने डिग्री के हैं। बेटा आपको पता है कि संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। हमें पता है संपूरक कोणों के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अच्छी तरह से पता है। तो एक को 2x मान लेते हैं, एक को 2x मान लेते हैं, एक को 3x मान लेते हैं। जब 2x और 3x मानोगे तो डायरेक्ट कर लो 5x, आपकी इच्छा है या नहीं है इच्छा, आपकी ऐसी मर्जी। 2x और 3x बराबर 180 डिग्री के, 5x बराबर 180 डिग्री के, और x से काटोगे x बराबर 36 डिग्री के, x बराबर 36 डिग्री के। हमें कोण दिए हैं 2:3 के अनुपात में। जब 2 और 3 दिए हैं तो x 36 का गुणा करोगे तो एक कोण 72 निकलेगा, गुणा 36 करोगे तो एक कोण 108 निकलेगा। 72 और 108 डिग्री आपके लिए कोण होंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। वैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, जब दिख गया तो 2:3 का अनुपात इसी में दिख रहा था और किसी में अनुपात दिख नहीं रहा था। और ये भी याद रखना कि इन दोनों का योग 180 नहीं हो रहा है और इनका योग भी 180 नहीं हो रहा है। इतनी बात भी अगर समझ लेते तो भी आपका काम हो जाता। अनुपात भी तो होना चाहिए था। क्लियर बेटा, सुनते जाओ और समझते जाओ, सारी चीजें समझ में आएंगी धीमे धीमे। ये वो सब क्वेश्चन है जो आपके छोटे मोटे एग्जामों में आते रहते हैं। स्टेट लेवल के जो एग्जाम है उनमें यही क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक और है, उस कोण का माप क्या होगा। बेटा बात को सुनना, गौर से सुनना। उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक उसके पूरक कोण के 3 गुना जितना बड़ा है। बेटा बात को सुनना, गौर से सुनना। इसमें पूरक संपूरक दोनों की बात कर रहा है। बेटा बात को सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना बेटा मेरी बात को। ये एक लाइन है, गौर से सुनना। उस कोण का माप पूछ रहा है। इस पर मैंने एक कोण बना दिया, गौर से देखना बेटा, गौर से। ये एक कोण बना दिया, ये एक कोण है जिसके बारे में मुझसे पूछ रहा है। इस कोण के बारे में, इस कोण को मैं x मान लेता हूं। जिस कोण के बारे में मुझे x की वैल्यू पता करनी है, इस x की वैल्यू पता करनी है। बेटा बात को सुनना, इस x के लिए पूरक कोण क्या होगा, इस x के लिए पूरक कोण क्या होगा। इस x का जो पूरक कोण होगा वो ये होगा। ये कोण इस x का पूरक होगा और ये देखो, बात को सुनना, ये इसका पूरक होगा। ये कोण इसका पूरक होगा और ये पूरा, इसी कोण के लिए ये इसका संपूरक होगा, इसी कोण के लिए ये इसका संपूरक होगा। तो बेटा बात सुनना, इस x का पूरक क्या है। अच्छा एक बात बताओ, गौर से सुनना, गौर से सुनना। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपस में पूरक कोण है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा कि सर ये 60 होगा। कैसे पता, 90 में से घटा के। अगर मैं कह रहा हूं कि ये 40 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा कि सर 50 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। कैसे पता कि 90 में से घटा के। अगर मैं कह दूं कि ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री तो कितना होगा सर 70 डिग्री होगा। कैसे पता, 90 में से घटा के। तो बेटा बात को सुनना, इस कोण के लिए ये पूरक कितना होगा कि सर 90 में से घटा के। तो जो पूरक कोण बनेगा वो बनेगा 90 माइनस के x। अब फिर से सुनना बेटा, फिर से सुनना। अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा ये आपके लिए 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना होगा, संपूरक की बात कर रहे हो सर, ये 120 होगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे का मान 180 डिग्री होता है। क्या बात समझ में आ रही है। अगर मैं कह दूं कि ये 50 डिग्री है तो कितना होगा कि सर ये 30 डिग्री होगा, 130 डिग्री। कैसे पता बेटा, 180 में से घटा के। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 40 डिग्री है तो कितना होगा कि सर ये 140 होगा। कैसे पता, 180 में से घटा के। तो बेटा एक बात को गौर से सुनना, इस कोण का ये संपूरक है, इस कोण का ये संपूरक है, तो ये बाकी बचा कितना होगा तो सर 180 में से घटा दो। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं 180 में से इसी कोण को घटा दूं जिसकी बात वो पूछ रहा था मुझसे, तो बेटा वो कह रहा है कि किसी कोण का संपूरक उसके पूरक कोण का 3 गुना। ये संपूरक इसका 3 गुने के बराबर है। ये संपूरक है, ये संपूरक है और ये इसका पूरक है। संपूरक कोण
पूरक कोण के 3 गुने के बराबर है। सिंपल वे में समझते हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, आएगा नहीं, आ चुका है एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन उठाया मैंने। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे ये 270 आएगा और माइनस के 3x आएगा और ये 180 माइनस के x आएगा। ये इधर लेके आओ या इसको इधर ले जाओ, कैसे आपकी इच्छा है। ये इधर लाओगे तो भी 2x बचना, ये इधर ले जाओगे तो भी 2x बचेगा। तो 2x बराबर बेटा आपके लिए 90 के बचेगा और x बराबर आपके लिए 45 डिग्री बचेगा और यही आपका आंसर है। x बराबर कितना आएगा बेटा? 45 डिग्री आएगा, क्योंकि इसके लिए ये पूरक होगा 45 और इसके लिए बचेगा 135, 3 गुने के बराबर है और 45 ही आपको आंसर लगाना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगी होगी। बेटा बात नहीं समझ में आई तो सोचो, ये कितना है 45, तो ये भी कितना होगा 45, तो इस कोण का पूरक कितना है 45। अगर ये 45 है, ये कितना होगा सर 135। तो उस कोण की माप बताओ जिसका पूरक, इसका पूरक कितना है ये, उसके संपूरक, ये संपूरक है, जिस कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण के 3 गुने के, देखो 45 दिया 135। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो, आप बात को समझने का प्रयास करो। उस कोण की माप बताओ, उस कोण की माप बताओ जिसका संपूरक, इसका संपूरक क्या है ये, इसका पूरक क्या है ये, संपूरक पूरक कोण के 3 गुने के बराबर है। बेटा बहुत बेसिक, बहुत छोटे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आपके में ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ, साथ बने रहो, सब समझ में आएगा। फिर से देखो, उस कोण का, यदि किसी कोण का, फिर से वही क्वेश्चन है, बिल्कुल फिर से वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। यदि किसी कोण का पूरक, यदि किसी कोण का पूरक, तो बेटा एक बात को सुनना, मान लो ये एक कोण है, ये कोण है, ये कोण जिसकी बारे में बात कर रहा है, इस कोण का, तो बेटा इस कोण का पूरक कोण क्या होगा कि सर इस कोण का पूरक कोण ये होगा, ये जो कोण होगा इस कोण का पूरक होगा, और इसी कोण का संपूरक क्या होगा कि सर ये इसका संपूरक होगा। ये पूरा संपूरक होगा, ये पूरा संपूरक होगा और इसी कोण का पूरक। वो कह रहा है उस कोण का पूरक, तो अगर मुझे ये कोण निकालना है तो कैसे निकालोगे कि सर 90 माइनस एक्स करके निकालेंगे। तो हमें आता है, बिल्कुल आता है, 90 माइनस एक्स होता है पूरक, और ये पूरक उसके संपूरक, संपूरक क्या होगा 180 माइनस के एक्स। ये पूरक उसके संपूरक का, यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक का, जिसके साथ का लगा है उसमें 1/4 का गुणा कर दो, जिसके साथ का लगा है उसमें, जिसके साथ का लगा है उसके साथ से, का मतलब गुणा होता है, ये हमने बोर्ड मास के नियम में पढ़ा है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये 4 कहां जाएगा, इंटू में जाएगा, तो 9 चौके 36, 360 माइनस के 4x बराबर में 180 माइनस के 3x। रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, इन पे मैनेज करना। तो बेटा क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आएंगे, हम इसको इधर ले आएंगे, हम इसको इधर ले आएंगे, तो x और ये 360 में से 180 आएगा, कितना बचेगा बेटा 180। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक का 1/4, 9 चौके 36 और 4x, सही है बेटा। 3x क्यों, यहाँ पे x ही तो आएगा, 180 माइनस एक्स, गलत कर रहे हैं बेटा, सही है। तो ये कितना बचेगा आपके लिए 3x, 3x बराबर का है कि बेटा 180 के, और x बराबर का है कि बेटा 60 डिग्री के, x बराबर 60 डिग्री के, x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 60 डिग्री। वो गलत लिख लिया था बेटा, x ही तो रहेगा। ये 4 इधर आएगा, 9 चौके 36 और 4x। उम्मीद करता हूं बेटा ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे, दोनों सवाल समझ में आए होंगे। देखो देखते रहो, समझते रहो, बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बहुत बेसिक, बहुत भारी सवाल नहीं आएगा। फिर से कहूंगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बात को समझते रहो, नोट्स बनाते रहना अगर बना रहे हो तो, ठीक है बेटा। चलो एक और सवाल है, यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है, यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है, बेटा बात को गौर से सुनना। फिर से संपूरक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, संपूरक की। तो बेटा एक कोण तो ये होगा और एक कोण ये होगा। अगर मैं इसको x मान लूं, इसको मैं y मान लूं, इसको x मान लूं, इसको या इसको x मान लूं, बड़े वाले को x मान लो और छोटे वाले को y मान लो। वो कह रहा है कि दो पूरक कोणों में, दो संपूरक, संपूरक की बात कर रहा है तो 180। वो कह रहा है कि x और y में जो अंतर है वो 44 डिग्री का है। बेटा ये बात तो उसने मुझे दी है, लेकिन एक बात हमें पता है कि x प्लस वाई का मान क्या होता है, कि सर हमें पता है कि x प्लस वाई का मान 180 डिग्री होता है।
x प्लस वाई का मान 180 डिग्री होता है। तो बेटा ये तो कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना आएगा 224 के 200, तो x काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, x बराबर का क्या आएगा 112 के आएगा। बेटा अगर एक 112 आ गया है, अगर एक x बराबर 112 आ गया है तो बाकी बचा कोण क्या होगा कि सर 180 में से घटा दो, 180 में से घटा दो तो कितना घटाओगे, कितना बचेगा 162 बचेगा, 168 कितना बचेगा 168। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक ही कोण पूछ रहा है, सॉरी एक ही कितना बचेगा 68 बचेगा, 168 क्यों, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। तो बेटा एक कोण तो 112 है और एक कोण कितना है 68। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। बेटा सिंपल, ये उसने दिया था और ये मुझे पहले से पता था, इतना तो जानते हैं हम। बेटा बात समझ में आ रही है आपको, कंफर्म। देखो छोटी छोटी बातें हैं, आपके दिमाग में ये चलता रहे कि संपूरक क्या होता है, पूरक क्या होता है, संगत क्या होता है, एकांतर क्या होता है, शीर्षाभिमुख क्या होता है, आसन्न कोण क्या होते हैं। ये चीजें अगर आपके दिमाग में चलती रहेंगी तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन है बेटा, यदि दो कोण 5y प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस 22 संपूरक हों, तो बेटा एक बात तो हम जानते हैं ना कि संपूरक कोणों में दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है कि सर ये बात तो हम जानते हैं। तो दोनों कोण तो उसने हमें दिए हैं, एक कोण कितना दिया है 5y, तो ए और बी की वैल्यू तो उसने हमें दी है। तो बेटा एक बात को फिर से समझो, मुझे पता है कि 5y प्लस 62 प्लस 22 डिग्री प्लस 22 बराबर होगा 180 डिग्री के, सर बिल्कुल होगा। 5y और 1y 6y और 62 22 कितना हो गया बेटा, जोड़ो 4 और 6 2 8 बराबर का है कि 180 डिग्री के। तो बेटा 6y के बराबर का है कि ये देखो 80 घटाओगे तो 100 बचेगा और 6 4 और घटाओगे तो 96 बचेगा, सही है ना। 100 में से 4 घटाओगे तो 96 और बचेगा। तो 6 एकम 6 और 6 छिंग 36 और y बराबर कितना आएगा बेटा 16 डिग्री के आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पूरक कोणों का योग कितना होता है और संपूरक का कोणों का योग कितना होता है तो आप सवाल कैसे करोगे। ये बातें समझनी चाहिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को। एक और देखते हैं, वो कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण मैं एक्यूरेट बना रहा हूँ, एक्यूरेट एंगल बना रहा हूँ, पर ऐसे मतलब नहीं है, उसने मुझसे नहीं कहा बराबर है, उसने कहा एक कोण है 2, एक कोण है 3 और एक कोण है 7। तो हमें तो पता है, हम x मान लेते हैं। हमें तो पता है बेटा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 होगा। कैसा भी त्रिभुज हो उसके कोणों का योग हमेशा 180 होगा। तो मैंने कहा 2 3 5 7 12x, 2 3 5 7 12x और 12x बराबर 180, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, x बराबर का है कि 15 के। क्या पूछा उसने, छोटा कोण, तो छोटा कोण तो ये वाला होगा। तो 2 गुणा 15 बराबर का है क्या आएगा बेटा 30 डिग्री के आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी बेटा, कंफर्म समझ में आई आपको, पक्का। देखो समझते रहो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, समझते रहो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। देखो आज का वीडियो तो मैंने केवल बेसिक के लिए बनाया है, आज का वीडियो तो केवल ये घोषणा समझ लीजिए कि मैं आया हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं आया तो कुछ नहीं पढ़ाया, इंपॉर्टेंट है ये बातें सारी की सारी। अगर ये नहीं समझा तो आगे समझ में कुछ नहीं आएगा। वो कह रहा है कि एक त्रिभुज में दो कोणों की माप का अनुपात है 4:5। एक त्रिभुज में दो कोण जो हैं वो, अच्छा मैं बना रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाओ आप कि बिल्कुल एक्यूरेट बना लो। एक त्रिभुज में दो कोण, हमने कुछ भी मान लो, कहीं भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कोण है 4 और एक कोण है 5। एक कोण है 4 तो मैंने इसको मान लिया 4x, इसको मान लिया 5x। और कह रहा है यदि इन दोनों की मापों का योग तीसरे कोण की माप के बराबर है, इन दोनों कोणों की मापों का योग, तो ये 4x और ये 5x दोनों की माप कितनी हो गई 9x, और का योग, इन दोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो हमने इसको मान लिया 9x, मान के लिया, उसने दिया है। तो कह रहा सबसे छोटा कोण बताओ। बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 4 5 9 और 9 18x बराबर का है कि बेटा 180 के, और x बराबर का है कि बेटा 10 डिग्री के। x बराबर है 10 डिग्री के, सबसे छोटा कोण क्या होगा, ये होगा। तो गुणा 10 का करोगे तो बेटा सबसे छोटा कोण आएगा आपका 40 डिग्री का। बच्चों जैसे क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके आते हैं आपके छोटे मोटे एग्जामों में, स्टेट लेवल पे
आज तो मैं केवल आपको बेसिक करवाने के लिए आया था कि ज्योमेट्री का बेसिक क्या होता है। इससे अब हम बात करेंगे ट्रायंगल पर, उसके बाद बात करेंगे वृत्त पर, उसके बाद करेंगे चतुर्भुज पर, फिर प्रतिच्छेदी रेखाओं पर करने लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को डिफाइन करता जाऊंगा। 20 वीडियो बने या 22 वीडियो बने, जितने भी बने, पर आपके एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं होगा, इस बात का मैं वायदा करता हूँ। बस मेरे साथ बने रहना, वीडियो को देखते रहना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं आज के लिए, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैंने और ज़्यादा सवाल किए तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो, अच्छा, टेलीग्राम पे पेज है मैथ्स बाय ध्यानु सर, वहाँ पे मैं नोट्स को पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके एक बार देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैं इसी नाम से हूँ, मैथ्स बाय ध्यानु सर, DHYANU, ध्यानु की स्पेलिंग याद रखना, ठीक है बेटा। कल फिर मिलते हैं, बाय बेटा, खुश रहो।